नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस 2025 जो होने वाला है उसका कंप्लीट सिलेबस और स्ट्रेटजी। कंप्लीट सिलेबस मतलब कंप्लीट हम देखेंगे कैसे क्या है, कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सब इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ की, जिसमें हम बात करेंगे एलएलएम की। तो एलएलएम ड्यूरेशन क्या है इसका, 4 सेमेस्टर का ड्यूरेशन है और सीट है इसमें 60, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें लास्ट ईयर 2024 में लगभग 3500 लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग इसमें से 3000 लोगों ने एग्जाम दिया था। तो इसका मतलब है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना तो आप समझ लीजिए। और टाइप क्या है, रेगुलर है। फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका, 6545 पर सेमेस्टर है, ठीक है। और एक और क्राइटेरिया रखा हुआ, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम मार्क 50% फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 48% फॉर एससी एंड एसटी। मतलब टोटल नंबर मिला करके जो ग्रेजुएशन का मार्क है, मतलब या तो बीएलएलबी का या एलएलबी का, वो 50% होना चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 48% होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ गए। एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि भी 14 जून को आई है, ठीक है। जो डेट थी फॉर्म भरने की वो 15 तारीख तक थी, 15 जून तक, जिसको बढ़ा करके अब 30 जून तक कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका इलाहाबाद जो एंट्रेंस हुआ है एलएलएम का, हो सकता है वो सही नहीं हुआ हो, तो इसकी वजह से भी डेट बढ़ा दी गई है ताकि वो लोग भी फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है अब तक तो आप भर दीजिए। सीधा हम आ जाते हैं अब इसके सिलेबस पर, ठीक है। और सिलेबस जानने से पहले हम थोड़ा ये जानते हैं कि क्या कैसे है ये इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 100 होते हैं। मार्क कितने होते हैं इसमें, 200, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात तो एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चन जो है वो सारे ही करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अब सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाता है इसमें, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम में आप आईपीसी पढ़ते थे, लेकिन अब चूंकि बीएनएस भी आ चुका है तो दोनों को आपको मर्ज करके पढ़ना पड़ेगा एक साथ में ही, दोनों को कंपैरिजन के साथ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि दोनों को ही पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लॉ, तो इतने सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस होता है उसमें चीज़ें ऊपर ऊपर से नहीं पूछ जाती हैं, ठीक है। कि हम सिर्फ जो उसका हेडलाइन है, मतलब बेरक का वो पढ़ लें, इसका हेड नोट पढ़ लें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसका हेड नोट भी याद रखना जरूरी है और साथ में उसको डीप में जाकर के उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। और इसमें डीप से पूछा भी जाता है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉपिक बताते चलूंगी और थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगी। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम इसमें पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये पूरे जो पूरा सिलेबस है इसको कवर भी कराऊंगी आपको, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो से पढ़ो, आपको जहाँ से भी मन हो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर भी रहेगा वीडियो, आप चाहो तो देख सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो डिफिनीशन। अब डिफिनीशन आप हर एक्ट का देखोगे तो स्टार्टिंग में दिया रहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 366 में। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होंगे जो आपको याद करने जरूरी होंगे, वो आप याद कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें सोर्सेज की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत देशों से, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, ठीक है। तो सोर्स आपको ध्यान पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, या फिर डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं, प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है, हर चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करें हम नेचर की, नेचर कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा है इसको भी ध्यान रखेंगे हम। सेलिएंट फीचर इसका, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स देखेंगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल के बीच में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉज जो कि शेड्यूल 10 में है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं टॉपिक आपको बता दे रही हूँ, आप
पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि रिट्स की बात करता है आर्टिकल 32 और 226 में। आर्टिकल 32 में जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात करता है रिट जारी करने की शक्ति, और 226 में हाई कोर्ट की, ठीक है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए इतने टॉपिक्स। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट वो देखते हैं। नेक्स्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम वो देखते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड स्कोप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेचुरल लॉ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो कई जो है स्कूल्स में बटा हुआ है, तो सारे स्कूल देखेंगे। लीगल पॉजिटिविज्म, उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, क्रिटिकल लीगल स्कूल, मतलब सब कुछ देखेंगे हम इसमें। ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इसमें भी आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा। एक तो राइट एंड ड्यूटीज कवर करना पड़ेगा, ऑनरशिप पोजीशन कवर करना पड़ेगा, लीगल पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरी, ठीक है। लीगल पर्सनालिटी की थ्योरी है, जैसे कि फिक्शन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, ये सब जो है ये लीगल पर्सनालिटी की थ्योरी है, तो इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे। अब इसमें क्या आएगा, एक तो इंट्रोडक्शन, पहले हम क्या देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री इसकी कैसी है, उसका डिफिनीशन कहाँ दिया हुआ है लॉ ऑफ टॉर्ट की, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट कोई कोडिफाइड लॉ तो है नहीं, इसकी डिफिनीशन कहाँ है वो देखेंगे, उसको देखना जरूरी है। स्कोप क्या है इसका, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट के हैं क्या, इसमें आपको कोई डिफिनीशन मिल जाएगी, वो पढ़ना पड़ेगा कि किसने कौन सा डिफिनीशन दिया। रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, लीगल डैमेजेस आपको किस तरह की मिलती है, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद लाइबिलिटी, डिफेंस एंड रेमेडीज की बात करते हैं, तो क्या क्या आपको जो है कि वो डिफेंस मिलते हैं आपको, तो कई डिफेंस जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जनरल डिफेंस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, इनविटेबल एक्सीडेंट, मिस्टेक, रेमेडीज इन टॉर्ट, काइंड्स ऑफ डैमेजेस, ये सब जो है ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं बस यहाँ पे बस ऐसे ऊपर ऊपर से बता दे रही हूँ, पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें टॉर्ट, वो तो डिफेंस था जो कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, मिस्टेक है, या फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये सब तो डिफेंस है। पहले हम टॉर्ट पढ़ने से पहले पहले हम उसका डिफेंस पढ़ते हैं कि आप बचाव क्या ले सकते हैं। अब जैसे हम बेनेस की बात करें तो पहले ऑफेंस हम पढ़ने से पहले क्या हम पढ़ते हैं, जनरल एक्सेप्शन, क्या ऑफेंस नहीं है पहले हम ये पढ़ लेते हैं, बाद में क्या ऑफेंस है वो पढ़ेंगे। तो इसीलिए टॉर्ट भी पढ़ने से पहले लोग पहले जनरल उसके जो एक्सेप्शन है वो पढ़ते हैं, कि पहले डिफेंस क्या है वो पढ़ लो, उसके बाद टॉर्ट होंगे उसको पढ़ेंगे, तब हम उसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इस टॉर्ट में ये डिफेंस यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड जो है असॉल्ट है, एक ये टॉर्ट है, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डिफेमेशन एंड न्यूसेंस, ये सब जो है ये टॉर्ट है, ये सब कवर करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो भागों में बटा है, वैसे बांटने की जरूरत नहीं थी, इसका बेहर तो एक ही है, लेकिन दो भागों में इसका बांट दिया गया है, एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और एक सेकंड। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर ई संविधायक दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये जरूरी हुआ तो मैं बता दूंगी जरूर से, ठीक है। ऑफर है, प्रपोजल है, कम्युनिकेशन पढ़ना है आपको, उसके बाद रिवोकेशन पढ़ना है, एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेंस का क्या पढ़ना है आपको, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन और प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसके बाद टेंडर्स पढ़ना है, ऑक्शन पढ़ना है, कंसिडरेशन में क्या पढ़ना है, इसका डिफिनीशन, इसेंशियल और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखना पड़ेगा कि भारत में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू है या नहीं है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है, कंसिडरेशन के कुछ एक्सेप्शन क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपेसिटी टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर्स पोजीशन की बात करता है कि कोई माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, इसके बाद इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्री कंसेंट जो कि स्टार्ट हुआ है सेक्शन 14 से, जो कि स्टार्ट है, ठीक है, 22 तक जाता है ये, कोर्जन, प्रॉपिडन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ये 14 से लेकर के जो है 22 तक में है सेक्शन। उसके बाद अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड, इलीगल, अनलॉफुल, अनसर्टेन, ये कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। उसका डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि अगर आपका बेसिक्स मजबूत है उसके बाद कोई भी ऐसा जो है एग्जाम नहीं है जिसमें आप बीट ना कर सको, ठीक है। तो बेसिक अगर मजबूत है तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि बस एक स्ट्रेटजी चाहिए आपको उसको पढ़ने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए।
दूसरे पे आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। सेकंड में क्या है, जिसमें कि था बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब थी ना, तो इसमें इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात क्या करेंगे, इसमें डिफिनीशन, नेचर, राइट्स एंड ड्यूटीज देखेंगे। बेलमेंट एंड प्लेस में क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज, कॉमर्शियल यूटिलिटी। एजेंसी में क्या, डिफिनीशन, एसेंशियल, क्रिएशन, टर्मिनेशन। उसके बाद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसके देखेंगे, परफॉर्मेंस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, इतनी टॉपिक है इसमें। अब उसके बाद हम आते हैं फैमिली लॉ पे। अब फैमिली लॉ में आप एक तो हिंदू लॉ पढ़ते हैं, एक मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हिंदू लॉ के अगर हम देखें टॉपिक क्या रहने वाला है, तो एक सोर्स रहने वाला है। ठीक है, हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या हैं उसको देखेंगे। मैरिज हिंदू लॉ में कैसा है, मतलब आपको हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। मेंटेनेंस, एडॉप्शन की बात है, गार्जियनशिप की बात है, तो इन सब के लिए एक अलग अलग एक्ट है। ठीक है, वो सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हिंदू जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, को पार्सनरी के बारे में, पार्टीशन, सक्सेशन, सबके बारे में। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का, और उसके साथ एक अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, जिसमें कि जो लड़कियां हैं उनको भी बराबर का अधिकार दिया गया है, पुत्र जो है उनके अपेक्षा, मतलब उनके सेम जो है बराबर अधिकार दिया गया है। तो इसको भी पढ़ना जरूरी है कि क्या इस अमेंडमेंट से परिवर्तन आए थे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें मुस्लिम लॉ की। मुस्लिम में क्या पढ़ना है, सोर्सेज पढ़ने हैं, मैरिज पढ़ना है, मेहर पढ़ना है, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, लेजिटिमेसी, और उसके बाद हिबा जिसको कि गिफ्ट कहते हैं, विल, प्रीइम्पशन और इनहेरिटेंस। इतनी चीजें इसमें पढ़नी है। लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ क्राइम्स में आपको क्या पढ़ना रहता था, आईपीसी। ठीक है, लेकिन अभी बीएनएस भी आ चुका है, तो आपको सिर्फ आईपीसी नहीं पढ़ना है, आपको बीएनएस भी देखना है। ठीक है, तो बीएनएस और आईपीसी को साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जैसे अब देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ना, आपको डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, एक तो एलिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ने पड़ेंगे, जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अंडर आईपीसी या फिर बीएनएस दोनों में एक जैसे ही है, बस सेक्शन का डिफरेंस है। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, पनिशमेंट पढ़नी पड़ेगी, उसकी थ्योरीज क्या है और टाइप्स क्या हैं। उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, हर्ट हो गया, किडनैपिंग हो गया। उसके बाद कुछ और जो कि अभी नए अपराध जुड़े हैं बीएनएस में, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अपराध, टेररिस्ट एक्ट, ये हो गया। उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, जैसे कि रेप, डाउरी डेथ, स्टॉकिंग, वरिज्म। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, स्नैचिंग, जो कि एक नया ऑफेंस जुड़ा है। ठीक है, ये सेक्शन 304 में जुड़ा है बीएनएस में। उसके बाद रॉबरी हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, ये सब पढ़ना है। उसके बाद डिफेमेशन, फोर्जरी, सेडिशन, सेडिशन जो कि आईपीसी में था, जिसको कि बीएनएस में रिपील कर दिया गया है, लेकिन इसकी जगह पे एक और नया सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 152 है। ठीक है, इसमें एक सेडिशन के जैसा ही एक और अपराध है, लेकिन वो सेडिशन नहीं लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद यहाँ पे है कम्युनल क्राइम्स। ठीक है, ये सारे ऑफेंस पढ़ने हैं आपको बीएनएस और आईपीसी को मिलाकर के दोनों में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, नेचर पढ़ना है, डिफिनीशंस पढ़नी है, सोर्सेज, रिलेशनशिप विद म्युनिसिपल लॉ। ठीक है, ये पढ़ना है। और रिकॉग्निशन पढ़ना है, स्टेट सक्सेशन के बारे में पढ़ना है, इंटरवेंशन, जुडिक्शन के बारे में, स्टेट टेरिटरी, लॉ ऑफ द सी के बारे में पढ़ना है, एयर एंड आउटर स्पेस लॉज पढ़ने हैं, एक्सट्राडिशन पढ़ना है, डिप्लोमेटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में, यूएन चार्टर के बारे में, मेंबरशिप, फंक्शन ऑफ यूएन बॉडीज के बारे में, इंटरनेशनल कोड्स के बारे में। ठीक है, इतनी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। और एक और बता दूं कि कुछ आपको मैगजीम जो है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि टॉर्ट के मैगजीम्स और बीएनएस के, या फिर आईपीसी आप समझ लो। इन दोनों के जो मैगजीम्स हैं उन पर भी आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ही आपको केसेस पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि रिसेंट केस होंगे प्लस लैंडमार्क केसेस होंगे। ये दोनों ही केसेस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।